मुजफ्फरपुर से आपको बताते हैं, जहां बिहार में हनी ट्रैप के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले अभिषेक कुमार और उसकी प्रेमिका पर पटना के एक होटल संचालक को प्रेम जाल में फंसाकर 97 लाख रुपए वसूलने का आरोप लगा है। पुलिस ने अभिषेक के घर से 20 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। इस डीपीओ ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने होटल संचालक के आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया। मामले में मुख्य आरोपी, उसकी प्रेमिका और अन्य सहयोगी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। तो देखिए, एक बड़े हनी ट्रैप का मामला सामने आया है और इस हनी ट्रैप के जरिए बताया जा रहा है कि 97 लाख रुपए की ठगी की गई, वसूली की गई। पुलिस ने अभिषेक के घर से फिलहाल 20 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। उनके द्वारा थाना पर उपस्थित होकर इस संबंध में एक आवेदन दिया गया है, जिसके आलोक में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पीड़ित पक्ष के द्वारा बताया गया है कि इसमें अभियुक्त अभिषेक कुमार तथा उनके गिरोह के 2-3 अन्य सदस्य जो पीड़ित हैं, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डीप फेक के माध्यम से कुछ फोटोज़ और वीडियोस जो जनरेट किए हुए हैं उसके थ्रू ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जा रहा था तथा उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने तथा उनको झूठे केस में फंसाने की बात कहकर विगत कुछ समय से उनसे रैंसम वसूली की जा रही थी। तो देखिए, ये अहियापुर थाना का मामला सामने आया है, जहां पर अभिषेक कुमार और उसकी प्रेमिका ने 97 लाख रुपए की वसूली की। बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए इनके घर से बरामद भी किए गए हैं। एक होटल संचालक जिनको हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया, प्रेम जाल में फंसाया गया और 97 लाख रुपए वसूले गए। पुलिस ने अभिषेक के घर से 20 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। इस डीपीओ ने जानकारी दी है कि पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पिछले 11 वर्षों से नौकरी करने के आरोप में एक शिक्षक के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गांधी उच्च विद्यालय हरसिद्धि में कार्यरत शिक्षक अजीत कुमार चौबे हैं। निगरानी विभाग ने शिक्षक अजीत का सर्टिफिकेट जांच कराया था। पश्चिम चंपारण के लाल सरैया के रहने वाले शिक्षक हैं। निगरानी विभाग के दारोगा ने हरसिद्धि थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। तो बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पिछले 11 वर्षों से नौकरी करने के आरोप में शिक्षक के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो गांधी उच्च विद्यालय हरसिद्धि में कार्यरत शिक्षक अजीत कुमार चौबे हैं। निगरानी विभाग ने शिक्षक अजीत का सर्टिफिकेट जांच कराया था, जिसमें गड़बड़ी सामने आई। पश्चिम चंपारण के लाल सरैया के रहने वाले शिक्षक अजीत चौबे हैं। निगरानी विभाग के दारोगा ने हरसिद्धि थाना में मामला दर्ज कराया है। तो मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां शिक्षा विभाग में एक बड़ा फर्जीवाड़ा, जहां फर्जी सर्टिफिकेट पर 11 सालों से शिक्षक नौकरी कर रहा था। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां अवैध हथियारों के सिंडिकेट पर पुलिस और एसटीएफ ने अब तक की बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में मिनी गन फैक्ट्री संचालक समेत 3 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पेशेवर हथियार कारीगर मुंगेर के हैं, जिन्हें विशेष रूप से देसी पिस्टल बनाने के लिए बुलाया गया था। बलिया थाना क्षेत्र के बरबिग्गी बहियार में हथियार बनाने का धंधा चल रहा था, जिसकी खबर मिलने पर पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर छापेमारी की। इस दौरान 2 तैयार देसी पिस्टल, 4 मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा और हथियार बनाने का उपकरण भी बरामद किया गया है। हथियार 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 4 जिंदा गोली, 2 कारतूस एवं अन्य हथियार बनाने का सामग्री बरामद हुआ है। इसमें स्थानीय बालेश्वर महतो जो हैं, बरबिग्गी बलिया के ही हैं, वह 2 बाहर के कारीगर जो मुफस्सिल मुंगेर के थे, मोहम्मद सामीन
आज सीएम सम्राट चौधरी शिवहर के दौरे पर रहेंगे। शिवहर में बागमती नदी पर बने बेलवा डैम और बेलवा मीनापुर लिंक चैनल से जुड़ी विशाल परियोजना की आज सीएम सम्राट चौधरी सौगात देंगे। इस परियोजना पर लगभग 120 करोड़ से अधिक की लागत आई है। बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए इस परियोजना के मुख्य निर्माण और चैनल का शुभारंभ होगा। बागमती के अतिरिक्त पानी को नियंत्रित कर उसे बूढ़ी गंडक नदी में प्रवाहित करना, जिससे बाढ़ का खतरा कम हो और किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिले। इस डैम के निर्माण का मकसद है। माना जा रहा है कि इस डैम के शुरू होने से शिवहर और पूर्वी चंपारण के लगभग 8 लाख लोगों को बाढ़ के कहर से राहत मिल सकती है। तो शिवहर को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। सीएम सम्राट चौधरी शिवहर पहुंच रहे हैं, कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे और डैम की शुरुआत से भी शिवहर और पूर्वी चंपारण के लगभग 8 लाख लोग हैं जो इसका लाभ उठा सकेंगे। बाढ़ के कहर से इनको राहत मिलेगी, जो सबसे बड़ी समस्या इनके इस इलाके में बनी रहती है। तो शिवहर में बागमती नदी पर बने बेलवा डैम और बेलवा मीनापुर लिंक चैनल से जुड़ी विशाल परियोजना की सीएम सम्राट चौधरी सौगात देने वाले हैं। परियोजना पर लगभग 120 करोड़ से अधिक की लागत आई है। बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए इस परियोजना के मुख्य निर्माण और चैनल का शुभारंभ होगा। बागमती के अतिरिक्त पानी को नियंत्रित कर उसे बूढ़ी गंडक नदी में प्रवाहित करना है, जिससे बाढ़ का खतरा कम हो और किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी मिल सके। तो इस डैम का कई मकसद है और इसी मकसद को लेकर के ये शुभारंभ किया जा रहा है। दूसरी तरफ तस्वीर भी हम आपको उस जगह की दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी तैयारी प्रशासनिक तौर पर कर रखी गई है और इस डैम के शुरू होने से शिवहर और पूर्वी चंपारण के लगभग 8 लाख लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी आज पहली बार बेगूसराय के दौरे पर आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री और पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार खुद सभी कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात और बैरिकेडिंग जैसी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों में मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर जबरदस्त उत्साह है और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का आगमन कल बेगूसराय के दिनकर की धरती पर होने जा रहा है। कल वो यहाँ पे आएंगे 11:30 बजे, गांधी स्टेडियम में वो लैंड करेंगे। उसके बाद बीपी स्कूल जाएंगे, जहाँ मॉडर्न स्कूल को जो दर्जा मिला है उसका वो अवलोकन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। ठीक उसके बाद जहाँ भी हम लोग मौजूद हैं इस रिफाइनरी के स्टेडियम में आएंगे और यहाँ जनसंवाद करेंगे। उस क्रम में बेगूसराय के लगभग 100 करोड़ अधिक लागत से कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कई जो कार्य विकास योजना जो पूरा हो चुका है उसका शिलान्यास करेंगे और कई घोषणाएं भी करने वाले हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उत्साहित हैं। हम कार्यकर्ताओं में उत्साह और बेगूसराय की अनेक मांग, खास करके मिथिला के हृदय से जुड़ा हुआ हर की पौड़ी के तर्ज पर जानकी पौड़ी का निर्माण, मिथिला हाट का निर्माण। आप सिमरिया धाम देखेंगे तो आज से 5 साल 7 साल पहले जाइएगा तो पूरा कीचड़ का अंबार, पूरा कूड़ा करकट वगैरह सब रहता था। आज वहाँ पर देखिए कितना साफ सफाई है और मतलब 100 करोड़ की योजनाएं वहाँ पर पूर्व से कार्यान्वित हो चुकी हैं और 100 करोड़ से अधिक की योजनाएं अब कार्यान्वित वहाँ पर होगा। बिहार के स्कूलों को आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बिहार के सभी 38 जिलों में एक साथ आज 551 सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय का शुभारंभ होगा। सीएम सम्राट चौधरी वर्चुअल तरीके से इन स्कूलों का उद्घाटन करेंगे। इस शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक अध्याय माना जा रहा है। यह आदर्श विद्यालय उत्कृष्ट शिक्षा, आधुनिक सुविधाओं, नवाचार और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेंटर होंगे। सीएम सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट में कहा है कि बिहार सरकार का संकल्प है कि प्रतिभा कभी अवसर के अभाव में पीछे ना रहे। हर प्रखंड में ऐसा सरकारी आदर्श विद्यालय विकसित किया जा रहा है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का नया मानक स्थापित करेगा और विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की नई उड़ान देगा। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा।
इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और स्मार्ट क्लास शुरू करने का दावा कर रही है, लेकिन भागलपुर के सिकंदरपुर प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर अलग ही कहानी बयां कर रही है। यहां पूरे स्कूल में सिर्फ एक कमरा है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के 47 बच्चे एक साथ पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल में 7 शिक्षक और एक शिक्षा सेवक की तैनाती है, लेकिन सभी को उसी एक कमरे में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। ऐसे में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग से स्कूल में अतिरिक्त कमरे और बेहतर व्यवस्था की मांग की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार शिक्षा को बेहतर करने के लिए नित्य नए कार्य कर रहे हैं। स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई है कई स्कूलों में। वहीं दूसरी तरफ हम जो आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, यह है राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर, नगर निगम भागलपुर। आप देख सकते हैं कि यह स्कूल है और स्कूल का यह एक कमरा है। आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है कुल 47 बच्चे नामांकित हैं और यहाँ पर कुल 60 टीचर हैं, लेकिन कमरे जो है सिर्फ एक हैं। और इसी में देख लीजिए कि 60 शिक्षक जो हैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। 1 से 5 क्लास तक जो है यहाँ के बच्चे इसी रूम में जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। 1 साल पहले आई हुई हूँ। हाँ, इसके पहले ही ऐसा ही स्थिति था। 23-24 में से ही एप्लीकेशन दिया जा रहा है, फिर मैं भी दी हूँ। एक रूम में कई क्लास चल रहे हैं? 5 क्लास। कितने शिक्षक? 8 शिक्षक। 7 शिक्षक, 1 शिक्षा सेवक। 7 शिक्षक हैं और 1 प्रिंसिपल? नहीं, प्रिंसिपल लगा के 6 शिक्षक, 1 प्रिंसिपल और 1 शिक्षा सेवक। 1 शिक्षा सेवक है। 8 लोग हैं। बहुत दिक्कत है, कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी होता है। एक रूम में सभी जो भी है अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी परेशानियां। ऐसे में बच्चे क्या शिक्षित हो सकेंगे कहीं क्या? बिल्कुल नहीं शिक्षित। जितना भी मतलब हम लोग का प्रयास तो जारी रहता है, लेकिन शिक्षा सही रूप से तो बच्चे नहीं हो पाते, क्योंकि एक ही स्कूल में है तो पांचों कंबाइंड है। सब जो है ऐसा है बिहार में, जिसमें 7 शिक्षक तो जरूर हैं, लेकिन एक ही कमरे में 7 शिक्षक जो है बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि बच्चे क्या पढ़ रहे होंगे और शिक्षक कितना पढ़ा रहे होंगे। सरकार से लगातार ये लोग गुहार कर रहे हैं कि इसकी व्यवस्था की जाए, जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा जो मिल सके और आगे जाके देश के नौनिहाल जो हैं ये अच्छा कार्य कर सके। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश का असर बिहार की नदियों पर पड़ रहा है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 30 सेंटीमीटर गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अभी भागलपुर में गंगा खतरे के निशान से नीचे बह रही है। जिस तरह से गंगा के जलस्तर में बेतहाशा वृद्धि हुई है, ऐसे में जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन के साथ बाढ़ नियंत्रण की टीम अलर्ट मोड में है। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। बीते 24 घंटे में 30 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ा है। बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल की टीम अलर्ट मोड में नजर आ रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद एक बार फिर से गंगा में उफान आ गया है और जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में खासकर जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं, जो गंगा के किनारे रहने वाले लोग हैं, वो बाढ़ की आशंका से डरे सहमे और भयभीत नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लगातार नेपाल के तराई इलाकों में बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो बिहार की नदियों पर पड़ता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। बता दें कि भागलपुर में गंगा खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल की टीम अलर्ट मोड में नजर आ रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। दरभंगा में बाढ़ का कहर तेज होता दिख रहा है। कोसी और कमला बलान के बढ़ते जलस्तर से कुशेश्वर स्थान, पूर्वी और घनश्यामपुर के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। नदी के बड़े जलस्तर से स्कूल में पानी घुस गया है। खेत में खड़ी फसलें डूब गई हैं। ये हालात तो आए हैं नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश और कोसी बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से।
हालात ऐसे हैं कि कई गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट चुका है और लोगों की जिंदगी नाव के सहारे चल रही है। बाढ़ का पानी कई निचले इलाकों में फैल गया है। गांवों में सड़कें जलमग्न होने से आवागमन ठप है। ग्रामीण रोजमर्रा के जरूरी कामों, इलाज, बाजार और स्कूल जाने के लिए नाव पर निर्भर हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन करीब 2 दर्जन गांवों को खाली कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का दावा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोगों को हर सुविधा दी जा रही है, लेकिन राहत व्यवस्था और नाव की सवारी पर हर व्यक्ति 10 रुपए की वसूली का आरोप लगाते हुए दावों पर लोगों ने सवाल भी उठाए। कतिया से लाभ के साधन तो नहीं छै, पार में आवे में 10 रुपया 10 रुपया से भाड़ा ले छी, तब टपबै छी। सरकारी नाव के सुविधा नहीं, सरकार लाभ देबो कर छै तो 10 रुपया ले छै, तेल के दाम देबे तब टपबै, नहीं देबे पैसा तो नहीं टपबै। जॉब से जुड़े हुए हैं, गाड़ी उस पार में ही छोड़ देते हैं। छोड़ने के कारण समय पर प्रखंड मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं और नहीं पहुंचने के कारण वहां एब्सेंट घोषित कर देता है कि मानदेय में भी कमी, मानसिक मानदेय में भी कमी मिलता है। आई जाए छै किराया दे जाए छै, जाए में बड़ दिक्कत भए जाए छै। कोई ड्राइवरी छै तखन लाभ पर किराया पर लेकर तब जाए छै, सरकारी लाभ कोई व्यवस्था नहीं। घर कहाँ बोले? चौकिया, मतलब सिर्फ नाव ही अब साधन रह गए। हाँ, लाभ साधन नहीं छै। रक्सौल एसडीएम के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने तिलावे नदी के कटे हुए तटबंध का निरीक्षण किया। इस दौरान रामगढ़वा बीडीओ, सीओ और मनरेगा के साथ जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मुखिया ने अधिकारियों को ऊंची भटिया गांव के समीप नदी की ओर से हो रहे कटाव और किसानों को हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। साथ ही कटाव स्थल की जल्द मरम्मत की भी मांग की। जांच के बाद एसडीएम ने मनरेगा पीओ को लगभग 50 मीटर लंबे कटाव स्थल की तत्काल मरम्मत करने का निर्देश दिया। वहीं स्लुइस गेट पर जमा जलकुंभी को हटाने का आदेश दिया गया ताकि नदी के जल का बहाव सुचारू रूप से हो सके। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लगातार हो रही बारिशों से कई जगहों पर पानी सड़कों पर बहने लगा है। इसका सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ा है। हालात ऐसे बने हैं कि सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और लोगों को कहीं भी आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर तो पहाड़ को चीरते हुए पानी सैलाब की तरफ बहता दिखाई दिया। वहीं मकानों और दुकानों पर किसी झरने की तरह पानी गिरता दिखा। हालांकि प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। खराब मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों से यात्रा रोकी गई। यात्रियों को जम्मू, उधमपुर, रामबन में रुकने की सलाह दी गई है। वैष्णो देवी यात्रा को फिलहाल स्थगित किया गया है। तो अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं। खराब मौसम की वजह से फिलहाल यात्रा रोकी गई है। वैष्णो देवी यात्रा को भी फिलहाल स्थगित किया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। शारदा नदी का कटाव इतना तेज हो गया है कि नदी किनारे बना एक पूरा मकान महज 10 सेकंड के भीतर नदी में समा गया। इस पूरी घटना का लाइव वीडियो सामने आया है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लगातार हो रही बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा के चलते शारदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसका असर अब नदी किनारे बसे गांवों पर साफ दिखाई देने लगा है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एक बार फिर से सियासत के केंद्र में है। खबर है कि केंद्र सरकार संसद के मॉनसून सत्र में ऐसा संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है जिसके बाद वंदे मातरम का अपमान या उसके गायन में बाधा डालने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान हो सकता है। बीजेपी इसे राष्ट्र सम्मान का सवाल बता रही है, जबकि विपक्ष और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे राजनीतिक और संवैधानिक बहस का मुद्दा बता रहा है। वंदे मातरम पर नए कानून की तैयारी। विधेयक पेश होने से पहले छिड़ी बहस। राष्ट्रगीत में बाधा, सजा होगी ज्यादा। आजादी के आंदोलन का सबसे बुलंद नारा वंदे मातरम अब संसद की सियासत का नया मुद्दा बनने जा रहा है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम कानून में संशोधन की तैयारी में है ताकि राष्ट्रगीत को भी कानूनी संरक्षण
और रोकथाम मिले। बीजेपी इसे राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ रही है, लेकिन प्रस्ताव सामने आते ही विरोध के स्वर भी तेज हो गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धार्मिक आधार पर आपत्ति जताई है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रगीत का सम्मान सब करते हैं, लेकिन किसी को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यहीं से राजनीतिक टकराव और तेज हो गया। जनगण मन देश प्रेम और देश के साथ के तई अपनी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करने के लिए वो काफी है, लेकिन ये जनगण वंदे मातरम लाया है इसलिए जा रहा है कि मुसलमानों के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए कि मुसलमानों की फेथ से टकराता है। और जाहिर है कि हम आर्टिकल 25 के तहत में हमको अपने फेथ पर चलने की, अमल करने की आज़ादी हासिल है, तो जाहिर बात है कि मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा ये चीज़। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हमारे यहाँ पे कि इवन जनगण मन भी अगर आपके फेथ से टकराता है और अगर आप ना पढ़ना चाहें तो आप एहतराम में खड़े तो रहें लेकिन पढ़ें नहीं। वंदे मातरम तो सब लोग उसका सम्मान करते हैं, उसमें कौन सम्मान नहीं कर रहा वंदे मातरम का भाई। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप खामोश होकर भी सम्मान कर सकते हैं, आप बाध्य नहीं कर सकते, कुछ भी सम्मान कह सकते हैं, सम्मान किया जाएगा। हाँ, उसके बाद 98 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया कि सम्मान खड़े होकर के सम्मान किया जाता है। तो क्या मंशा मानते हैं? कुछ भी मंशा नहीं है, सेंसेशन क्रिएट करना है, इसके अलावा कोई नहीं। छात्र भाड़ में जाएं, आंदोलन कर रहे हैं तो भाड़ में जाएं, कोई मरता है तो मर जाए, इनकी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 150 वर्ष वंदे मातरम के हो रहे हैं तो सबको इसमें मिलकर जश्न मनाना चाहिए, परंतु कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम से इतना नफरत करती है। नेहरू जी ने वंदे मातरम को 2 टुकड़ों में काटा, आज भी नेहरू जी के वंशज वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। उनके कई MP, MLA, विधायक, सरकारें वंदे मातरम का विरोध करती है। तब मुस्लिम लीग के चक्कर में 2 टुकड़ों में काटा, आज मुस्लिम लीग केरलम के चक्कर में वंदे मातरम का विरोध करते हैं। मतलब इनको हिडमा में तो हीरो दिखाई देता है, इनको नक्सली में शहीद नजर आता है, इनको अफजल गुरु याकूब बेचारा नजर आता है, परंतु इनको भारत माता और वंदे मातरम से बड़ी समस्या है। बीजेपी का दावा है कि राष्ट्रगीत का सम्मान किसी राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति का विषय है। वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को लेकर पहले से कानून और संवैधानिक प्रावधान मौजूद है, ऐसे में नए संशोधन की जरूरत क्यों पड़ रही है। आरजेडी इसे सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल बता रही है, समाजवादी पार्टी इसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कह रही है, जबकि जेडीयू का कहना है कि वंदे मातरम, जनगण मन दोनों देश की राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक है और हर नागरिक के मन में इनके प्रति सम्मान होना चाहिए। आर्टिकल 51 में ये सारी चीजें पहले से थी, आपको सिर्फ उसको एक्सप्लिसिटली रख देना था। मुझे जाहिर है कि बचपने से जनगण मन और वंदे मातरम तो करते आए बिना किसी कोर्सन के। एक स्वाभाविक प्रवृत्ति इंसान के अंदर होती है। सरकार ऐसे ही काम करती रहेगी। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान का पहले से ही सम्मान रखने के कानून है, लेकिन सरकार नौजवानों के भविष्य के सवालों पर जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए कुछ न कुछ नया, पुरानी पैकेजिंग में नया सामान आपके सामने आता रहेगा। अथवा जनगण मन ये राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। अब वो कौन सा विधेयक आने जा रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन वंदे मातरम का हर छंद इस देश में हर व्यक्ति को याद रहे, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करना चाहिए। यानी वंदे मातरम अब सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं बल्कि नया राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे राष्ट्र सम्मान का विषय बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश कह रहा है। अब सबकी नजर संसद के मानसून सत्र पर होगी, जहां ये बहस सिर्फ कानून की नहीं बल्कि राष्ट्रवाद और राजनीति दोनों की कसौटी पर परखी जाएगी।